नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। राजधानी दिल्ली में जब 14 अक्टूबर को बर्ड फ्लू का मामला सामने आया तो शुरुआत में लगा कि यह बीमारी एक जगह तक सिमटी हुई है, लेकिन जल्द ही दिल्ली में कई जगहों पर बर्ड फ्लू फैलना शुरू हो गया। हौज खास और चिड़ियाघर को आनन फानन में आम लोगों के लिए बंद किया गया, लेकिन सरकार की कोशिशों के बावजूद हालात काबू में नहीं आए। अब शांतिवन को भी बंद करना पड़ा है। विशेष में आज हम बर्ड फ्लू से जुड़ी तमाम जानकारियों से आपको रूबरू कराएंगे और बताएंगे कि अब तक सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाए हैं और दरअसल कितना खतरनाक है बर्ड फ्लू। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। दिल्ली में पक्षियों के मरने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। चिड़ियाघर और हौज खास के डिस्ट्रिक्ट पार्क में हालात पूरी तरह से सामान्य भी नहीं हुए थे कि शक्ति स्थल के पीछे झील में पक्षियों के मरने की खबर ने चिंता बढ़ा दी। H5N8 के संक्रमण के चलते शांतिवन और शक्ति स्थल को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। सरकार का दावा है कि पूरी दिल्ली में एंटी वायरस अभियान छेड़ दिया गया है। पहले चिड़ियाघर, फिर डियर पार्क और अब शांतिवन और शक्ति स्थल आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है। कारण पक्षियों की लगातार मौत। दिल्ली सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी पक्षियों के मरने का सिलसिला जारी है। शक्ति स्थल के पीछे झील में अब तक 6 पक्षियों की मौत हो चुकी है। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने CPWD के झील पर राहत और बचाव के काम का जायजा लिया। सरकार ने इस झील पर भी स्पेशल टीम तैनात कर दी है। सरकार ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की एजेंसियां ठीक से सहयोग नहीं कर रही हैं, इसीलिए दिल्ली में H5N8 वायरस नियंत्रित नहीं हो पा रहा है। राजघाट में आज जो ऑपरेशन चलेगा, इससे यहाँ की भी स्थिति थोड़ी बेहतर होगी। वैसे कल जो हमने मीटिंग की थी पूरे कोऑर्डिनेशन कमेटी की, तो उसमें पूरे दिल्ली के लिए हमने मैंडेटरी जारी किया है, हेल्थ एडवाइजरी भी जारी किया है, तो लोगों को थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। लेकिन अभी जितनी हमारी रिपोर्ट है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां हैं उनके साथ प्रॉपर सहयोग नहीं मिल पा रहा है। दिल्ली सरकार के पशुपालन विभाग के निदेशक के मुताबिक पूरी दिल्ली में 10 टीम घूम घूम कर मुआयना कर रही हैं, लेकिन उन जगहों पर खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है जहां से पक्षियों के मरने की खबरें आ रही हैं। चिकित्सकों का मानना है कि जहां पानी या झील है वहां पर पक्षियों के मरने की आशंका ज्यादा हो जाती है। वायरस का संक्रमण ज्यादातर उड़ने वाली पक्षियों से फैलता है, जो कि एक तालाब से उड़कर दूसरे तालाब में पहुंच जाती है। दिल्ली सरकार ने पशुपालन विभाग को पिछले हफ्ते दिल्ली में राहत बचाव काम में लगाया है, लेकिन अब तक इस पर नियंत्रण पाने में ये विभाग नाकाम रहा है। ये तो फ्लाइंग काइट से होता है, फ्लाइंग बर्ड से होता है। जितनी भी फ्लाइंग बर्ड्स जहाँ वाटर बॉडी में आएंगी, पानी पिएंगी, वो इन्फेक्शन छोड़ेगी। और जो H5N8 जो वायरस है, ये डक्स के ऊपर ज़्यादा अफेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गया है। किसी ये वायरस जो है ना अपने आप म्यूटेट हो गए, कुछ न कुछ नए स्ट्रेन्स बनाता रहता है। दिल्ली सरकार के तमाम अभियान और कोशिशों के बावजूद अब तक 60 से ज्यादा पक्षियों की मौत हो चुकी है। दिल्ली सरकार ने 15 सदस्यीय समन्वय टीम का गठन किया, जिसमें 5 अधिकारी, 5 डॉक्टर और 5 विक्रेता शामिल हैं। ये लोग मुर्गा मंडी में आने वाले कच्चे माल की जांच कर रहे हैं, लेकिन जब से बर्ड फ्लू के मामले सामने आए तब से मुर्गा मंडी में खरीदारों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। हालांकि मुर्गा मंडी के व्यापारियों का दावा है कि उनके यहां अब तक संक्रमण का एक भी मामला पकड़ में नहीं आया है। व्यापारियों का कहना है कि वो हमेशा कच्चे माल की जांच करते हैं और जरा भी आशंका होने पर समूचे माल को जला देते हैं। गाजीपुर थोक मंडी के अध्यक्ष का दावा है कि ऐसी जांच वो सिर्फ इन दिनों नहीं कर रहे, बल्कि मंडी का ये रूटीन काम है। रेट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, 2, 4, 5 रुपए किलो का फर्क थोड़ा बहुत आता है, और ये इस तरह का नहीं है। यहाँ 200 गाड़ी भी आ जाती है, 250 भी आती है, 150 भी आती हैं। कोई फॉल्ट वाला माल अगरचे होगा वो मंडी के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि किसान का माल जब्त हो जाएगा, यहाँ पे आकर के उसे जला दिया जाएगा। यहाँ सरकारी आदमी बैठे हुए हैं, इसलिए डर के मारे कोई इस तरह का माल हमारी मंडी में आ नहीं सकता। 14 अक्टूबर को दिल्ली में फैले बर्ड फ्लू संक्रमण के बाद प्राधिकरणों के होश उड़ गए।
हौस खास के डियर पार्क में 17 बतखों के मरने के बाद इसे आनन फानन में बंद कर दिया गया। ठीक इसी तरह दिल्ली चिड़ियाघर में भी बतखों की मौत के बाद इसे आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया। दोनों जगहों का सरकार के नुमाइंदों ने दौरा किया और संबंधित कदम उठाने का दावा किया। सरकार ने 7 मृत पक्षियों को जांच के लिए कंट्रोल रूम भेज दिया, जबकि केंद्र सरकार ने 3 सदस्यीय समिति बनाकर पूरे मामले की जांच का निर्देश दिया। लेकिन इसके बावजूद बर्ड फ्लू के मामलों पर लगाम नहीं कसी जा सकी। लेकिन मामला सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। बर्ड फ्लू का संक्रमण पड़ोसी राज्यों में भी फैलने की आशंका बढ़ गई है। हफ्ते भर पहले ग्वालियर चिड़ियाघर में जब 15 पक्षियों के मरने की खबर आई तो इसकी गंभीरता और बढ़ती दिखी। वहां भी बर्ड फ्लू से लड़ने की कोशिशें लगातार जारी हैं। दो पूरी बॉडी को जो हाई सिक्योरिटी लैब है भोपाल, उसमें भेज दिया है जांच के लिए, और 2 होल बॉडी हमने जबलपुर भी भेज दी है फॉरेंसिक लैब। फिलहाल कोशिश ये हो रही है कि दिल्ली के आसपास में बर्ड फ्लू के संक्रमण को रोका जाए और इस बाबत हरियाणा और उत्तर प्रदेश के प्राधिकरणों को इत्तला कर दिया गया है। अनु दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वैसे पिछले कुछ दिनों से बर्ड फ्लू के खतरों को देखते हुए सरकार चौकस दिख रही है। दिल्ली में रोकथाम के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने इस बाबत लोगों के लिए जरूरी सलाह भी जारी की है। आइए देखते हैं कि बर्ड फ्लू संक्रमण के दौरान आपको क्या करना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए। 14 अक्टूबर को जब दिल्ली में बर्ड फ्लू ने दस्तक दी तो जल्द ही सरकारी अधिकारियों के कान खड़े हो गए। अब तक 60 से ज्यादा पक्षियों की मौत इस बीमारी के चलते हो चुकी है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने लोगों के लिए सलाह जारी की है। बर्ड फ्लू के संक्रमण से बचने के लिए पक्षियों के मल मूत्र के सीधे संपर्क में न आएं। पक्षियों और पोल्ट्री के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पिंजरे और खाने के बर्तन को रोज साबुन या डिटर्जेंट से साफ करें। कोई पक्षी अगर मृत पाया जाता है तो उसे नंगे हाथ से ना छुएं। कच्चे पोल्ट्री उत्पादों के साथ काम करते वक्त हाथ बार बार धोएं। आसपास स्वच्छता बनाए रखें। कच्चे चिकन का काम करने वाले लोग मास्क और दस्ताने का उपयोग करें। 100 डिग्री सेल्सियस पर अच्छी तरह पके मीट का ही सेवन करें। आसपास के तालाबों में चूना और दवाई का छिड़काव जरूर कराएं। इसके लिए संबंधित अधिकारी को सूचना दें। बर्ड फ्लू के लिए सरकार ने एक नियंत्रण कक्ष बनाया है और किसी भी तरह के मामले सामने आने पर 238-90-318 पर फोन करें। अगर आप संक्रमित हैं तो सार्वजनिक जगहों पर जाने से परहेज करें। छींकने या खांसने के वक्त मुंह पर रुमाल रखें। बर्ड फ्लू के किसी भी संक्रमण को नजरअंदाज ना करें और फौरन इस बारे में डॉक्टर से संपर्क करें। खाना खाते हो तब भी हाथ धोना चाहिए, साबुन से धोना चाहिए। इसके अलावा हमने सारे स्टाफ को एक्स्ट्रा साबुन भी दिए गए हैं और हाथ धोने के लिए ताकीद की जा रही है। यहाँ पर ड्रेस हम चेंज करके जा रहे हैं। वे अपने घर से जो लाते हो यहाँ पहनिए और ये जो काम करने वाले ड्रेस को ही छोड़ के जाइए। और जो आप देख सारे आपका हमने छिड़काव कर रहे हैं। हमने चूना भी बहुत जगह जगह डाल दिया गया है जिससे कि इन्फेक्शन एक जगह से दूसरी जगह ना फैले। ये केवल एहतियात के तौर पर बरता जा रहा है। ऐसा अभी तक कोई भी घटना नहीं है हमारे चिड़ियाघर में किसी भी एम्प्लॉयज़ को किसी तरह का परेशानी आई हो। बर्ड्स कैरिंग, और ये बर्ड्स अभी सिर्फ वाइल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स में पाई गई है। आसपास के जो चिकन इंडस्ट्री या पोल्ट्री फार्म्स है वहाँ ये अभी तक बर्ड फ्लू पाई नहीं गई है। सो आम आदमी जो नॉर्मल रूटीन में है ये उनको कभी ये वायरस ऐसे आने से कभी हवा में नहीं पहुँचेगा। जब कोई आदमी जो बर्ड कोई इन्फेक्टेड हो उसके जगह में जब कोई काम करे देन ये वायरस उसके वहाँ पहुँचने का खतरा हो सकता है। राजधानी दिल्ली में बर्ड फ्लू से संक्रमण के बाद ये जानना भी जरूरी हो गया है कि इस दौरान किन बातों से परहेज किया जाए। जब तक बर्ड फ्लू का खतरा पूरी तरह टल न जाए तब तक कच्चा चिकन और अंडा ना खाएं। चिकन या किसी भी पक्षी का आधा पका हुआ मांस ना खाएं। ना ही आधा उबला हुआ अंडा खाएं। बीमार दिख रहे पक्षियों के संपर्क में आने से बचें। पके हुए मांस को उसी बर्तन में ना रखें जिसमें कच्चा मांस रखा गया हो।
बर्ड फ्लू से बचना बेहद आसान है और इसका इलाज भी मुमकिन है। लिहाजा संक्रमण के हालात में घबराएं नहीं और फौरन डॉक्टर से संपर्क करें। इसका खतरा पक्षियों को ज़्यादा रहता है, मनुष्यों के लिए बर्ड फ्लू का खतरा कम है। मोहम्मद फातिह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे बर्ड फ्लू का इतिहास। आदिवासी आबादी, आदिवासी समाज, राज्यसभा टेलीविजन उठाएगा उनके मुद्दे, बनेगा उनकी आवाज। मैं भी भारत कार्यक्रम में हम देश की जनजातियों के बारे में जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक बाहर जाए, एक घर पर रहे, बसा बसीन पड़ा हुआ, तो एक बाहर जाए क्या कमाए। मक्का और ज्वार काटने के बाद में मजदूरी के अलावा दूसरा कोई उपचार नहीं है। ये काम तो करवा देते, लेकिन पिछले 5 साल के आज तक मजदूरों को पैसा नहीं मिला। भारत के टेलीविजन इतिहास में पहली बार भारत के आदिवासियों पर विशेष श्रृंखला मैं भी भारत। सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के दरमियान फैला लवणीय दलदली इलाका। करीब 9,500 वर्ग किलोमीटर खूबसूरत मैंग्रोव वन, 64 प्रजाति की वनस्पतियां, 6,000 इरावदी डॉल्फिन और 400 रॉयल बंगाल टाइगर बढ़ाते हैं जंगल की शान। यहाँ बड़ी तादाद में है सुंदरी पेड़, जिनसे मिला इसे सुंदरबन नाम। भारत ने हाल ही में WHO को बताया था कि देश में एवियन इन्फ्लुएंजा यानी H5N1 वायरस का एक भी मामला नहीं है और भारत इससे मुक्त देश है। लेकिन इसके कुछ ही वक्त बाद देश में एवियन इन्फ्लुएंजा का एक और वायरस उसने दस्तक दी और चिंता बढ़ा दी। लेकिन दुनिया के लिए ये चिंता नई नहीं है। आइए देखते हैं एवियन इन्फ्लुएंजा का इतिहास क्या है और भारत में इस वायरस ने कब और कैसे खौफ पैदा किया। बर्ड फ्लू यानी एवियन इन्फ्लुएंजा ने हाल ही के सालों में अपनी मौजूदगी से दहशत पैदा की है। लेकिन ये वायरस दुनिया में नया नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें करीब 138 साल पुरानी हैं। एवियन इन्फ्लुएंजा का पहला मामला इटली में साल 1878 में सामने आया। उस वक्त इसे फाउल प्लेग यानी मुर्गियों में फैलने वाला प्लेग कहा गया। सालों तक इस बीमारी से दुनिया के कई कोनों में मुर्गियों की बड़ी तादाद में मौत हुई। 1924 और 1929 में खासकर अमेरिका में फाउल प्लेग ने जबरदस्त नुकसान किया और दहशत फैलाई। 1955 में पहली बार पता चला कि फाउल प्लेग दरअसल एक इन्फ्लुएंजा वायरस के जरिए फैल रहा है। इसके बाद इस पर कई अध्ययन हुए और वैज्ञानिकों ने इन्फ्लुएंजा वायरस को ABC यानी 3 तरह से वर्गीकृत किया। हालांकि इस बीच इस वायरस ने दुनिया भर में पोल्ट्री उद्योग को काफी नुकसान पहुंचाया। हर साल दुनिया के किसी न किसी कोनों में लाखों मुर्गियां, बतख और दूसरे पक्षियों की रहस्यमयी मौत होती रही। 1997 में हांगकांग में पहली बार खतरनाक वायरस H5N1 का इंसानी शरीर में पता चला। इसे बर्ड फ्लू नाम दिया गया। इस बार ये वायरस इंसानी जाने ले रहा था, लिहाजा इसने कम ही समय में दुनिया भर में दहशत मचा दी।
जल्द ही बर्ड फ्लू का दायरा एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व के 15 से ज्यादा देशों में फैल गया। WHO के मुताबिक 2006 तक 35 देशों में H5N1 वायरस का संक्रमण पाया गया। दिसंबर 2011 तक दुनिया भर में 336 लोगों की मौत की इस वायरस के जरिए पुष्टि हुई और 573 वायरस से पीड़ित पाए गए। क्योंकि यह वायरस पक्षियों से इंसानों में फैल रहा था, लिहाजा वायरस की दहशत फैलते ही हर साल सैकड़ों संदिग्ध संक्रमित पक्षियों को मारा जाने लगा। वैज्ञानिकों ने जल्द ही बड़ा खुलासा किया। शोध में सामने आया कि यूं तो सामान्य सर्दी जुकाम के मुकाबले बर्ड फ्लू आम लोगों को ज्यादा चपेट में नहीं लेता, लेकिन एक बार पीड़ित हो जाने पर यह सामान्य जुकाम से 60% ज्यादा जानलेवा साबित होता है। भारत में यह संक्रामक बीमारी 2005 में गुजरात और महाराष्ट्र में पहली बार फैली। उस वक्त इसकी दहशत से देश के पोल्ट्री उद्योग का दिवाला ही निकल गया। इसके अगले ही साल देश के कई हिस्सों में बर्ड फ्लू की आमद के साथ ही संक्रमण से निपटने के उपाय भी शुरू हुए और करीब 10 लाख मुर्गियों को मार दिया गया। कुछ वक्त की शांति के बाद 2008 में एक बार फिर बर्ड फ्लू की दहशत पूरे देश में फैली और करीब 50 लाख पक्षियों को मारकर जलाने के बाद ये बीमारी काबू में आई। इसके बाद कई सालों तक पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, मेघालय, ओडिशा, कर्नाटक, झारखंड, बिहार, केरल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और दिल्ली तक बर्ड फ्लू ने अपनी आमद दर्ज कराई। 2014 में चंडीगढ़ की सुखना झील में 2 दर्जन बतखों के बर्ड फ्लू से ग्रसित होने की पुष्टि हुई। खास बात इस बार इसलिए ज्यादा चिंता बढ़ गई क्योंकि बतखों में H5N1 वायरस बाहर से आए पक्षियों से नहीं बल्कि आपस में ही फैलने की पुष्टि हुई। इसने वैज्ञानिकों की चिंताएं बढ़ा दी। दिल्ली और ग्वालियर में फिलहाल जिन पक्षियों की मौत हुई है उनमें H5N8 वायरस होने की पुष्टि हुई है। H5N8 से फिलहाल इंसानों को कोई खतरा नहीं बताया जा रहा। इससे पहले भी इंसानी मौतों के पीछे जो वायरस सामने आए थे वो पक्षियों से इंसानों में फैलने वाले वायरस थे, लेकिन वैज्ञानिकों को वायरस के म्यूटेशन को लेकर चिंता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर इस वायरस ने इंसान से इंसान में फैलने की प्रवृत्ति विकसित कर ली तो ये बहुत कम समय में दुनिया की बड़ी आबादी को अपनी चपेट में ले लेगा। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आइए अब जानते हैं कि बर्ड फ्लू दरअसल है क्या और इसके H5N8 वायरस से इंसानों को कितना खतरा है। बर्ड फ्लू, जिसे पक्षियों का इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं, एक विषाणु जनित रोग है। ये विषाणु मुर्गी और दूसरे पक्षियों में आश्रय पाते हैं। दरअसल बर्ड फ्लू पक्षियों में होने वाला संक्रामक रोग है। पक्षियों में पाए जाने वाले एवियन इन्फ्लुएंजा के वायरस भी कई तरह के होते हैं, जिसके 2 रूप इंसानों के लिए बेहद खतरनाक हैं। ये हैं एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस H1N1 और H7N9। इनमें H5N1 सबसे तेजी से फैलने वाला वायरस है, जिसमें म्यूटेशन का भी खतरा है। यानी ये वायरस माहौल के हिसाब से अलग अलग माध्यम से इंसानों में भी तेजी से फैल सकता है। H5N1 वायरस से बचने के लिए इंसानों में पर्याप्त प्रतिरोधक क्षमता भी नहीं होती। ऐसे में आशंका रहती है कि यह वायरस महामारी का रूप ले सकता है। सामान्य इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षणों के साथ शुरू होने वाला बुखार फेफड़ों में संक्रमण पैदा कर देता है और कई बार मरीज के गुर्दे और दूसरे अंग काम करना बंद कर देते हैं, जिससे मरीज की मौत तक हो जाती है। इस बार देश में जिस एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस की पुष्टि हुई है वो H5N8 वायरस है, जो फिलहाल म्यूटेशन रहित है और इससे इंसानों को खतरा नहीं है। बर्ड फ्लू हम इसे एवियन इन्फ्लुएंजा कहते हैं और ये एक वायरल अटैक है और एक वायरल ये है और इसका जो स्ट्रेन है वो H5N8 है और ये दिस इज़ द बीइंग द फर्स्ट टाइम जो इस बार हमें ये मिला है। ये H5N8 और जो पहले बर्ड फ्लू H5N1 दोनों अलग, ये एक सब टाइप है एंड दोनों पैथोजेनिक हैं। जो वायरस हैं वो एक पैथोजेनिक फॉर्म होता है और एक लो पैथोजेनिक फॉर्म होता है। तो H5, H7 दे आर कंसिडर्ड एज पैथोजेनिक
सो इट्स ए हाई अलर्ट टू बिकॉज इट्स बिन फर्स्ट टाइम ये पाया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार देश में पाए गए वायरस H5N8 से भले ही इंसानों को खतरा ना हो, लेकिन म्यूटेशन के बाद ये वायरस खतरनाक साबित हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र के स्वास्थ्य अधिकारी भी चेतावनी दे चुके हैं कि बर्ड फ्लू का H5N1 वायरस बेहद खतरनाक है और इसके संक्रमण से 50 लाख से 15 करोड़ तक लोग मारे जा सकते हैं। उनके मुताबिक बर्ड फ्लू की मौजूदा संहारक क्षमता ग्लोबल वार्मिंग और HIV के खतरे से 10 गुना अधिक है। यही नहीं, अगर किसी वायरस में म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन की क्षमता पैदा हो जाए तो वो और भी ज्यादा संहारक बन जाता है। ऐसे में ये वायरस खांसी और छींक के जरिए दूसरे व्यक्ति में पहुंच सकता है, जो जानलेवा साबित होता है। इवन इन्फ्लुएंजा जो है वो आदमियों का भी होता है, इसे फ्लू, इट्स ए ह्यूमन फ्लू, बट हमारे यहाँ इंडिया में अभी तक इसका रिकॉर्ड नहीं है। बर्ड फ्लू एक हम इसे कहते हैं जूनोटिक डिजीज़, जो बीमारी बर्ड्स से जानवरों में आती है, मतलब जानवर मतलब मेरे कहने का है ह्यूमंस में आती है एंड ह्यूमंस टू बर्ड्स। बर्ड फ्लू से हमें इतना डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें अगर हम एहतियात भरें, अपने बायो सिक्योरिटी और बायो सेफ्टी मेजर्स को हम एहतियात रखें। जैसे बर्ड फ्लू के लक्षण लोगों में अलग अलग हो सकते हैं। शुरुआत में ये आम फ्लू के लक्षण जैसे लगते हैं, बाद में ये गंभीर सांस की बीमारी बन जाती है जो धीरे धीरे घातक हो सकता है। खांसी, बुखार, गले में खराश, मांसपेशियों में दर्द, निमोनिया और अन्य समस्याएं बर्ड फ्लू के लक्षण हैं। पिछले कुछ सालों में बर्ड फ्लू ने पूरे देश में अपने पैर पसार लिए हैं। भारत के जिन स्थानों पर हर साल प्रवासी पक्षियों का आगमन होता है, वहां बर्ड फ्लू जैसी बीमारी के फैलने की ज्यादा संभावना रहती है। दिल्ली, राजस्थान और चंडीगढ़ की सुखना झील में हर साल हजारों लाखों की संख्या में पेलिकन और दूसरी प्रजातियों के प्रवासी पक्षी साइबेरियाई देशों से आते हैं। ऐसे में वायरस के फैलने का खतरा बरकरार है। अमृता चौरसिया के साथ मोहम्मद फातिह टीपू, राज्यसभा टीवी। और सिर्फ बर्ड फ्लू ही नहीं, बल्कि दिल्ली समेत देश के कई राज्य दूसरी संक्रामक बीमारियों से भी खौफजदा हैं। बीते कई महीनों से डेंगू और चिकनगुनिया ने खासतौर पर आम लोगों के मन में काफ़ी दहशत पैदा की है। इस वक्त भी डेंगू और चिकनगुनिया के मामले देश के अलग अलग कोनों से लगातार सामने आ रहे हैं। लेकिन उससे भी बड़ी चिंता इस बात की है कि बढ़ती आबादी के लिहाज से भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च नहीं हो पा रहा है। जाते जाते हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। देश में संक्रामक बीमारियों का खतरा लगातार बरकरार है। कभी स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, तो कभी डेंगू और चिकनगुनिया। शायद ही कोई मौसम ऐसा बीते जब लोगों के जहन में किसी संक्रामक बीमारी का खौफ ना हो। राजधानी दिल्ली में ही डेंगू और चिकनगुनिया के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। MCD की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक इस मौसम में चिकनगुनिया के 10,000 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 2,800 मामले पिछले हफ्ते ही सामने आए हैं। इसके अलावा केंद्र और दिल्ली सरकार के तहत आने वाले दूसरे अस्पतालों में 3,000 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। इसी तरह दिल्ली में डेंगू के मामले भी नहीं थम रहे हैं। 22 अक्टूबर तक डेंगू के 3,300 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम यानी NVBDCP के मुताबिक इस साल देश भर में डेंगू के 51,731 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 93 लोगों की मौत हो चुकी है। इस तरह चिकनगुनिया के देश भर में अब तक 26,385 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि संस्था ने चिकनगुनिया से किसी मौत की पुष्टि नहीं की है, लेकिन सितंबर में ही दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में कई मौतों के मामले सामने आए थे। देश में बढ़ती आबादी के अनुपात में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल आज भी चिंताजनक बना हुआ है। डेंगू, चिकनगुनिया और बर्ड फ्लू जैसी संक्रामक बीमारियों के मामले में ये चिंता और बढ़ जाती है। बढ़ती आबादी बीमारियों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होती है। यही वजह है कि आज दुनिया में होने वाली बीमारियों का 5वां हिस्सा भारत में है। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य पर सकल घरेलू उत्पाद का 2% से भी कम खर्च किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2012-2013 के मुताबिक 2010-2011 में सरकार ने स्वास्थ्य पर GDP का 1.29% खर्च किया। इसी तरह 2011-2012 में भी स्वास्थ्य पर GDP का 1.29%
और 2012-2013 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद का 1.36% खर्च किया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना में 2017 तक स्वास्थ्य पर जीडीपी के 2.5% तक खर्च का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन दुनिया के देशों से ये फिर भी कम होगा। अमेरिका अपनी जीडीपी का 8.3% स्वास्थ्य पर खर्च करता है, जबकि चीन में जीडीपी का 3% खर्च होता है, जबकि श्रीलंका, थाईलैंड और ब्राज़ील जैसे देश भी स्वास्थ्य सेवाओं पर 3% के करीब खर्च करते हैं। एक तरफ स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट बढ़ाने की दरकार है, तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारत में दुनिया की आबादी का 6ठा हिस्सा रहता है, लेकिन इस आबादी के लिए देश डॉक्टरों और दूसरी बुनियादी कमियों से जूझ रहा है। दूसरे देशों से तुलना करें तो भारत में प्रति 10,000 लोगों के लिए अस्पतालों में महज 7 बिस्तर उपलब्ध हैं, जबकि ब्राज़ील में 23 बिस्तर, चीन में 38 और रूस में 10,000 लोगों पर 97 बेड उपलब्ध हैं। पिछले साल राज्यसभा में दिए गए जवाब में केंद्र सरकार ने माना कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के मुताबिक 1000 की जनसंख्या पर 1 डॉक्टर होना चाहिए, जबकि भारत में 1674 लोगों पर 1 डॉक्टर है। कई दूसरे अध्ययन बताते हैं कि देश में 4 लाख डॉक्टरों की कमी है। जानकार मानते हैं कि बीमा की सुरक्षा हो तो आम आदमी स्वास्थ्य खर्च के बोझ से बच सकता है, लेकिन भारत में अभी महज 17% लोगों के पास ही स्वास्थ्य बीमा है। संसाधनों और स्वास्थ्य सुविधाओं के असमान वितरण के अलावा भारत में बीमारों की बढ़ती संख्या भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, जिससे पार पाने के लिए सरकार को स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च बढ़ाने की ज़रूरत है। मोहम्मद फातिह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।